Hi and welcome to the data structure course using C++। इस सेशन में एक important data structure stack को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि stack क्या है, किस किस तरह के operations होते हैं, stack कैसे क्रिएट किया जाता है, सारे एस्पेक्ट जानेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बता दो चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती है। सो एज अ नेम सजेस्ट, स्टैक एक इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर है। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है उसने हमने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है। जिस डेटा टाइप्स में या डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमें उनके ऑपरेशंस हाइड रहते हुए दिखते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं दिख रही होती, लेकिन उसके फंक्शनैलिटीज़ का पता होता है कि वो किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ कर सकते हैं। So a stack is a container of the objects that are inserted and removed according to the last in first out or a LIFO principle। यानी एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को या नंबर्स को या डेटा को इंसर्ट और रिमूव किया जाए बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो डेटा लास्ट में इंसर्ट होगा वही पहले आउट हो सकेगा। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सो स्टैक कैन बी क्रिएटेड बाय द एरे और द लिंक लिस्ट। यानी मैं लिंक लिस्ट के जरिए से भी बना सकता हूँ, मैं एरे के जरिए से भी बना सकता हूँ। इधर वी कैन क्रिएट अ स्टैक बाय यूजिंग अ क्यू एज वेल। लेकिन क्यू जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे कि क्यू के जरिए से स्टैक कैसे बनता है। सो द स्टैक इज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि रिकर्जन को स्टैक यूज करता है और रिकर्सिव वे से डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक बनाया जा सकता है। Here's a structural definition of the stacks, which mean a stack is either empty or it consists of a top and the rest which is stacks। यानी जब आप स्टैक बनाते हो तो वो empty भी हो सकता है और वो full भी हो सकता है। यानी जो उसके काउंट्स हैं, जो आपने साइज रखा है वो full हो सकता है। और उस लेवल को जानने के लिए कि उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और कितने एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, इसके लिए हम एक फंक्शन या एक नेम यूज कर रहे होंगे जो टॉप वेरिएबल को सेव करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टैक की टॉप की वैल्यूज क्या है। अब अगर हम इस स्टैक की कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से देखें तो हम बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारी रियल लाइफ पर बेस करता है। उन्हीं में से एक प्रिंसिपल लीफो का है जो स्टैक को यूज कर रहा है। कैसे? अगर हम कैफेटेरिया पे प्लेट्स को, रैक्स ऑफ प्लेट्स देखें तो इसे जिस तरह से रखा जाता है, इसे आउट करने के लिए हमने जो लास्ट में प्लेट रखी होती है उसे ही हम पहले उठा रहे होते हैं। ठीक है, पनीज, ठीक है, इस तरह से हम रखेंगे, जो लास्ट में रखा जाएगा वही पहले उठाया जाएगा। शू के बॉक्सेस हैं, अगर उन बॉक्सेस को हम प्लेस कर रहे हो या शॉप पे देखें तो फर्स्ट बॉक्स टॉप पर मौजूद है, यानी जो लास्ट में रखा गया है उसे ही पहले आउट किया जाएगा। इसी तरह से शर्ट्स को कवर करके हम वार्डरोब में रख रहे हैं, उसमें भी जो लास्ट में रखा जाएगा उससे पहले ही निकाला जा रहा होगा या आउट किया जा रहा होगा। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी स्टैक की। अब स्टैक को जब बनाया जाता है तो उसके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। ठीक है, हम स्टैक के बेसिक नोटेशंस को कुछ इस तरह से इस्तेमाल होता हुआ या बना हुआ देखते हैं। ठीक है, जो वन हैंडेड ओपन होता है वन साइड और वन साइड से वो क्लोज होता है। यहाँ से हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं पहला डेटा इंसर्ट करता हूँ तो वो इस तरह से ब्लॉक बनाकर, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू 0 है, स्टोर हो जाती है। फिर सेकंड वैल्यूज 1, फिर थर्ड वैल्यूज 2, इसी तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते जाते हैं। जो आपने लास्ट इन किया है वो 3 है, और जब इसे आउट किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा तो इस 3 को पहले रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मुझे कैसे पता चलेगा कि टॉप पर मौजूद है? बाय यूजिंग अ वेरिएबल टॉप। इस टॉप वेरिएबल से हमें पता चलेगा कि इस वक्त स्टैक के टॉप पर कौन सा एलिमेंट, और उस एलिमेंट को ही हम फर्स्ट पॉप कर सकते हैं। पॉप का मतलब है डिलीट या उसे बाहर निकालना। ठीक है, जबकि पुश का मतलब है इंसर्ट या डेटा को दाखिल करना उस स्टैक के अंदर। ठीक, तो क्रिएट स्टैक एरे और लिंक लिस्ट के जरिए से बनाया जा सकता है। अभी हमने यही समझा। इंसर्ट को हम पुश कह रहे होंगे, डिलीट को पॉप कह रहे होंगे, पीक जिसे हम टॉप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस टॉप की जगह में पीक फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकूंगा। कैसे बनेगा भी हम कोड पे देखेंगे। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है कि हम तमाम एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं। तो जब जब मैं वैल्यूज को पॉप करता रहूंगा तो वो वैल्यूज बाहर आने लगेगी, डिलीट होने लगेगी। ठीक है, हम उसी वैल्यूज को वहां पर डिस्प्ले करा सकेंगे पॉप से। तो इस तरह से ट्रैवर्सिंग होती रहेगी। इज एम्प्टी, दैट्स अनदर फंक्शन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब इस टॉप की वैल्यूज या पीक की वैल्यूज नल होगी, यानी जब ये नल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टैक है वो इस वक्त एम्प्टी। ठीक है, इस पर कोई भी वैल्यूज मौजूद नहीं, और जैसे वो नॉट नल होगा तो उसका मतलब है कोई ना कोई एलिमेंट उसमें मौजूद है। एंड द लास्ट वन इज द साइज व्हिच इंडिकेट दैट हाउ मेनी डेटा कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द स्टैक। जो आपने स्टैक का साइज रखा है, इधर वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। अब
कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो स्टैक्स को हम रियल लाइफ में तो हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में या और डिफरेंट सिचुएशन पे भी हम स्टैक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक इज रिवर्स अ वर्ड, ठीक है। जब हम वर्ड को रिवर्स कर रहे होते हैं तो वहां पर स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू पुश अ गिवन वर्ड टू अ स्टैक लेटर बाय लेटर, यानी एक वर्ड को हम लेटर बाय लेटर स्टैक में पुश कर रहे हैं और जो लास्ट लेटर जाएगा वही पॉप हो सकेगा। तो जैसे ही हम तमाम वैल्यूज को पॉप करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि जो लेटर है बाय यूजिंग अ स्टैक वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा। अनदर एप्लीकेशन इज अंडू मैकेनिज्म, ठीक है। जिस तरह MS वर्ड में आप टाइप कर रहे होते हैं, जैसे ही आप कंट्रोल Z करते हैं तो डेटा आपका क्या हो जाता है, बैक हो जाता है वन स्टेप, फिर आप दोबारा करते हैं वन स्टेप, यानी जो लास्ट में चेंजिंग की है हम उससे सिर्फ बैक हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस ऑपरेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय कीपिंग ऑल द डेटा चेंजेस इन अ स्टैक्स। Another one, infix, prefix and postfix conversion. Infix, prefix in simple वैसे भी एप्लीकेशन है और हम आगे जाके देखेंगे भी। तो हम जब सिंपल बेशन मैथमेटिकल लिखते हैं तो इट्स इनफिक्स फॉर्म। इसी इनफिक्स को अगर मैं प्रीफिक्स लिखना चाह रहा हूँ तो इन दोनों के दरम्यान ऑपरेंड के दरम्यान जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद उन ऑपरेंड्स को लिखा जाएगा। जबकि पोस्टफिक्स में ऑपरेंड पहले आ जाता है और ऑपरेटर्स के बाद लिखा जाता है, ठीक है। अनदर एप्लीकेशन टावर है नाय। तो ये कुछ एप्लीकेशंस अभी हमने बाय वर्ड्स देखे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उनकी एप्लीकेशन भी देंगे। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द अदर एप्लीकेशन एज वेल जो स्टैक्स को यूज कर रही होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है डेटा स्ट्रक्चर्स में विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम और इंटरव्यू पैनल्स, वो सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे और वो भी हमने जाना। अब हम कोडिंग के रिस्पेक्ट से देखते हैं कि अगर मैं स्टैक को C++ के जरिए से क्रिएट कर रहा हूँ तो वो किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है। द फर्स्ट वे बाय यूजिंग अ एरे। अब एरे को हम किस तरह से स्टैक के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक एरे के इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करूं जो 0, 1, 2, 3 एंड 4 से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम जानते हैं कि जब मैं एरे में वैल्यूज को इंसर्ट करता हूं तो स्टैक दिखाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इस तरह से वैल्यूज को जैसे इंसर्ट करें तो वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, यानी इंडेक्स नंबर 0 पे, फिर मैंने 5 किया, फिर मैंने 7 किया और फिर मैंने 9 किया। तो इस वक्त जो 9th वैल्यू है उसकी रिप्रेजेंटेशन इन अ फॉर्म ऑफ द स्टोरेज टॉप पर होगी, ठीक। और जैसे ही मैं एलिमेंट को डिलीट करूंगा तो ये 9th एलिमेंट यहाँ से डिलीट होगा और इसका एरिया ब्लैंक हो जाएगा और अब टॉप की वैल्यू 7 हो जाएगी। दैट्स द रिप्रेजेंटेशन। अब एरे में प्रॉब्लम ये है कि जब आप एरे के जरिए से स्टैक को क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि एरे बाय डिफॉल्ट स्टैटिक अप्रोच को इस्तेमाल करता है, तो होगा यूं कि जैसे ही यहाँ पर थर्ड एलिमेंट लास्ट एलिमेंट आता है, फॉर एग्जांपल वो 10 है, तो अब हमारा स्टैक फुल हो गया। अब इस फुल होने की वजह से या तो हमें दोबारा से एरे को रीइनिशियलाइज करना होगा और उन वैल्यूज को दोबारा उसमें इंसर्ट करवाना होगा, ठीक है, या फिर हम इस एरे को यहाँ प्रेफर ही नहीं कर रहे होंगे। और रियल लाइफ में हम जब इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन करते हैं तो हम कभी भी स्टैक के लिए स्टैटिक टाइप ऑफ एरे को कभी भी प्रेफर नहीं करते हैं फॉर द स्टैक। क्यों? क्योंकि ये साइज जैसे इंक्रीज होने लगेगी तो ये स्टैटिक टाइप है तो ये इंक्रीज नहीं कर सकेगा और हमारा जो इंसर्टेड डेटा होगा वो यहाँ पर रिटेन नहीं हो पाएगा और वो हमें डिलीट करना होगा। तो क्या हम कोई दूसरा अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम एरे लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम C++ सिंटैक्स में सिंपल लिस्ट या लिस्ट ऑफ इंटीजर, जिस टाइप का भी आप रिजर्व करना चाह रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हुए लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि अगर आपने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसमें इनिशियली 4 इंडेक्सेस हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये 4 इंडेक्सेस फिल होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये लिस्ट डायनामिक टाइप होगा, वो उतने ही एलिमेंट इसमें मजीद क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे ये भी फिल होता है फिर ये मजीद इंक्रीज होता रहेगा। तो इसका मतलब ये बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम इसमें वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे और ये वैल्यूज स्टोर करता रहेगा। और इसमें वो तमाम ऑपरेशन जो अभी हमने देखे हैं, हम पुश करवा सकते हैं, हम पॉप करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से इस एम्प्टी के जरिए से मैं चेक कर सकता हूँ कि इसमें वैल्यूज मौजूद हैं या फिर नहीं है, ठीक। इसी तरह टॉप की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है सो। एंड द थर्ड वे इज हियर अ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट के जरिए से भी हम स्टैक को क्रिएट कर सकते हैं। हाउ? देखिए, जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं तो एज वी नो कि लिंक लिस्ट के जो पहला नोड होता है उस पहले नोड की जो भी रेफरेंस वैल्यू होती है, मेमोरी एड्रेस होता है, वो हम एक वेरिएबल हेड में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ऐसे टाइप के लिंक लिस्ट को क्रिएट करूं जिसमें जैसे जैसे वैल्यूज स्टोर होती रहती, फॉर एग्जांपल पहला लिंक लिस्ट बनाया मैंने, इसमें हेड की वैल्यू मौजूद, जैसे ही मैं सेकंड लिंक लिस्ट बनाता हूं तो अब मैं क्या करूंगा, इस हेड की वैल्यू को मूव करके सेकंड को हेड बना दूंगा। जैसे ही मैं थर्ड नोड बनाता हूं तो मैं एक और दफा इसे डिलीट करूंगा और इसे लास्ट वाले को हेड बनाता जाऊंगा, यानी ये कंटिन्यूअसली चलता है। इससे फायदा ये होगा क्योंकि अभी हमने देखा कि जो स्टैक है उसमें जो लास्ट वैल्यू होती है टॉप पर, उसी को ही पॉप किया जाता है।
तो मैं हेड इसे लास्ट वाले वैल्यूज़ को हमेशा इसलिए बना रहा हूँ, यानी जब वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहा हूँ मैं उसे हेड से इसलिए रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि जब मुझे पॉप करना होगा तो मुझे पहले नोड का एड्रेस चाहिए। तो जैसे ही पहले नोड का मुझे एड्रेस मिलेगा इसका मतलब है कि वो लास्ट इन है और मैं उसे क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे डिलीट करूंगा तो जो इससे प्रीवियस नोड का एड्रेस जो यहाँ पर मौजूद है उसके जरिए से मैं इसे हेड बना दूंगा। तो अब जो लास्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड वैल्यूज बन जाएगी एंड ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा जो हमारे इंसर्टेड डेटा को लिंक लिस्ट में पॉप करता रहेगा। अब वो एम्प्टी हो सकता है, फुल हो सकता है, ठीक है, वो डायनामिकली आप एलोकेट करके अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड कि स्टैक क्या है, किस तरह से बनाया जाता है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। वैसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के जरिए से स्टैक को बनाएं और उसकी रिप्रेजेंटेशन समझें। फिर हम देखेंगे कि अगर मैं बॉटम पर किसी वैल्यूज को पुश कराना चाह रहा हूँ, यानी फॉर एग्जांपल ये कुछ इंसर्टेड वैल्यूज हैं 3 तक, और अगर मैं चाहता हूँ कि 4 को यहाँ पे ना कराया जाए बल्कि यहाँ पर किया जाए, इस जगह पर 1 से पहले, तो वो क्या तरीका हो सकता है। इसी तरह से अभी हमने एक एप्लीकेशन पे वर्ड देखे थे रिवर्स करना, इसे हम और ऑनवर्ड जैसे जब हम आगे जाते रहेंगे तो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पावर ऑफ एन आई, इन चीज़ों को, ठीक है। कोड पे चलते हैं, कोड समझते हैं। राइट, देयर आर डिफरेंट कोड्स जो डिफरेंट नेम्स है, स्टैक 0 से स्टैक 5 तक के सारे कोड्स आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। आप फ्रीली डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकेंगे और इसमें चेंजिंग करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप इसमें मजीद इनहेंसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहाफ पर मैंने एक स्टैक की क्लास बनाई है और इस स्टैक क्लास के अंदर 3 पब्लिक एलिमेंट क्रिएट किए हैं। इधर आप प्राइवेट भी बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ डील हियर। हमने एक एरे बनाया डायनेमिक साइज का और एक वेरिएबल टॉप बनाया और एक उसकी कैपेसिटी, ठीक है। उसकी कैपेसिटी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें कि जो एरे का साइज है वो उसकी कैपेसिटी के बराबर तो नहीं हो रहा है, और होगा तो उसका मतलब है कि हम क्राइटेरिया फिल करेंगे कि आपका जो स्टैक है वो फुल हो चुका है, ठीक है। तो ये स्टैक के लिए कुछ वेरिएबल्स हमने। अब हमने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर पास किया और कंस्ट्रक्टर का पर्पस ये है कि हम तमाम एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। तो मैंने कहा कैपेसिटी की वैल्यू तो वही होगी और एरे का जो साइज है, ठीक है, एरे का जो साइज होगा वो उसकी कैपेसिटी के बराबर होगा। यानी फॉर एग्जांपल कैपेसिटी 10 बताइए तो 10 ही साइज का एक स्टैक क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वही वैल्यूज में डायनेमिक साइज के एरे में पास कर रहा हूँ। अब मैंने इनिशियली टॉप की वैल्यू -1 रखी है। -1 का प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में मतलब ये होता है कि इस वक्त आपका स्टैक खाली है, ठीक है। अब हम पुश की लॉजिक कर रहे हैं। पुश की लॉजिक में मैंने सिंपली ये कहा कि एक फंक्शन है पुश, वो एक एलिमेंट लेगा जो डेटा आप पुश कराना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैंने चेक किया कि टॉप की वैल्यू कैपेसिटी -1 के बराबर है और कैपेसिटी -1 का मतलब ये हुआ कि स्टैक आपका फुल है, ठीक है। यानी 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा है तो हम कैपेसिटी से -1 कर दे रहे हैं, तो 10 एलिमेंट का मतलब है 9 तक है, तो स्टैक फुल है। मैंने प्रिंट करा दिया स्टैक इज। अदरवाइज आप क्या करो, टॉप की कोई भी वैल्यूज हो फुल के अलावा तो आप उसमें 1 का इंक्रीमेंट करो। अब 1 का इंक्रीमेंट बड़ा अहम है। इसकी वजह ये है कि अगर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 0। तो 0 उस इंडेक्स पे, जब ये 0 हुआ तो उसी इंडेक्स पे जाकर मेरे उस एलिमेंट को स्टोर करवा दो और प्रिंट कर दो कि आपका डेटा पुश हो गया है जो एलिमेंट आपने दिया। दैट्स वेरी सिंपल। इस तरह से कंटिन्यूअसली पुश होता रहेगा। पॉप के लिए मुझे चेक करना होगा कि क्या हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं, क्योंकि एम्प्टी में से मैं किसी भी डेटा को कॉल नहीं कर सकूंगा। तो एम्प्टी के लिए -1 लिया, मैंने प्रिंट करवा दिया और रिटर्न -1 करा दिया। -1 को हम यूज कर रहे हैं फॉर दैट नेगेटिव पर्पस की वो वर्क जो आप चाह रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है। अदरवाइज इसका मतलब है कि डेटा मौजूद है। तो अब जो भी टॉप की वैल्यू है, यानी अगर आपने 1 एलिमेंट करवाया तो टॉप की वैल्यू 0 है, आपने 5 करा दिया तो टॉप की वैल्यू 4 होगी विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स। तो उस इंडेक्स एलिमेंट को इस वेरिएबल में सेव कर दो, उस एरे के एलिमेंट को उस इंडेक्स के टॉप एलिमेंट में सेव कर दो और टॉप की वैल्यूज क्या कर दो, 1 कम कर दो। यानी 4 था इंडेक्स, अब क्या कर दो 3, यानी 3 पर एलिमेंट आ गए और इस पॉप एलिमेंट को काउंट करके दिखा दो कि एक्चुअली मैंने इसे पॉप कर दिया है और इसी के नंबर को रिटर्न करा दो पॉप के फंक्शन के, ठीक है। तो मेजर काम जो पुश एंड पॉप के थे वो हमने कर दिए। अब हम पीक देखना चाह रहे हैं। पीक का मतलब ये है कि टॉप की वैल्यू तो सिंपली अगर -1 है तो उसका मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी है। अदरवाइज आप क्या करो, जो एरे ऑफ टॉप है उसे प्रिंट करा दो और टॉप के अंदर जो भी वैल्यूज होगी एक्चुअली वही आपका लास्ट एलिमेंट होगा स्टैक में। इज एम्प्टी का मतलब ये फंक्शन कॉल उसी वक्त होगा, ये प्रिंट वैल्यूज उसी वक्त करेगा जब टॉप की वैल्यूज -1 होगी, तो इसका मतलब है कि एम्प्टी। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्ट्रक्टर के जरिए से जो एरे हमने डायनेमिकली एलोकेट किया था मैंने उसको डिलीट करा दिया। लॉजिक रेडी हो चुकी है। मेन पर आकर मैंने स्टैक को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि उसकी क्लास थी और वो एलिमेंट मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया जो कैपेसिटी ऑफ द एरे के लिए थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 एलिमेंट पुश करवाए 0, 1, 2 पर 10, 20, 30 और फिर एक वैल्यूज को पॉप कर दिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने 30 को पॉप कर दिया। अब रह गए 10, 20। उसके बाद 2 वैल्यूज मैंने मजीद पुश कराई 14, 50, तो अब हो गई 10, 20, 40 एंड 50। 4 वैल्यूज हो गई और इन चारों वैल्यूज को मैंने दोबारा से क्या करा दिया, पॉप कर दिया।
तो इंसर्टेड 5 वैल्यूज करवाई और 5 को पॉप करा के मैंने रिटर्न 0 करा के अपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। लेट्स सी, रन करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने जब चेंजिंग की होती है तो ये एरर शो होता है। ठीक है, मैं दोबारा रन करता हूँ एंड इट इज, देखें 10 30 तक 3 वैल्यूज पुश हुई और उसके बाद मैंने 30 पॉप करवा दिया, फिर 3 वैल्यूज पुश करवाई, सॉरी 2 वैल्यू करवाई और उसके बाद जितने भी वैल्यूज रह गई थी रिमेनिंग उन सबको मैंने पॉप करा के यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। तो जब मैं पुश करा रहा हूँ मैं फंक्शन के अंदर उसे प्रिंट करवा रहा था ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू पुश और पॉप हो रही और एट लास्ट सारी वैल्यूज पॉप। ये बेसिक एग्जाम्पल थे जिससे हमने स्टैक बनाना एरे के लिए देख लिया। अब मैं इसी स्टैक की फंक्शनैलिटीज को जो भी हमने यहाँ पर परफॉर्म किया एरे के जरिए अगर मैं लिस्ट से बनाना चाहूँ, वेरी सिंपल, सेम लॉजिक ऑफ कोड को मैंने stack1.cpp वाली फाइल पर यूज किया है। हमने एक स्टैक की क्लास बनाई, 3 फंक्शनैलिटी जो वेरिएबल्स की जरूरत थी, यहाँ पर हमने एक मैक्स साइज का एक वेरिएबल बना लिया कांस्टेंट 1000 और लिस्ट जो हमने बनाया है उस पर मैंने पास कर दिया मैक्सिमम साइज को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी लिस्ट है जिसका साइज 1000 है और एक वेरिएबल ले लिया टॉप का। स्टैक के अंदर जाकर यानी पब्लिक एक स्टैक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें टॉप की वैल्यूज पास कर दी। अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया पुश का सेम लॉजिक के साथ। ठीक है, पुश फंक्शन है, इसमें इंटीजर डेटा दिया, टॉप की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स -1 है तो उसका मतलब स्टैक ओवरफ्लो है। ठीक है, यानी स्टैक की वैल्यूज ऑलरेडी फुल है, वही रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज क्या करो, लिस्ट में जाओ और पहले इंक्रीमेंट करो टॉप को। ठीक है, सेम लॉजिक के साथ है, पहले जो टॉप की वैल्यूज है उसको इंक्रीज करो, -1 से 0 करो और उस 0 इंडेक्स पे जाकर डेटा जो मैंने पास किया उसे सेव करो। सेम लॉजिक ऑफ एरे, लेकिन बस यहाँ पर लिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। एम्प्टी के लिए सेम लॉजिक इस्तेमाल हुई, इज एम्प्टी टॉप -1 है। ठीक है, पॉप के लिए क्या करना होगा, इज एम्प्टी है तो दिखा दो कि डेटा जो है आपके पास मौजूद नहीं, वगरना क्या करो, लिस्ट के एलिमेंट में जाओ पॉप पे और पॉप की वैल्यूज को डिक्रीज कर दो। यानी अगर हम 4th इंडेक्स में थे तो अब टॉप की वैल्यूज उसे कहाँ पे लेकर आ जाएगी, एक डिक्रीज करके 4 से 3 पे आ जाएगी और यही मकसद है कि एक वैल्यूज को निकालना है वहाँ पर। पीक से चेक होगा कि वैल्यूज की लास्ट वैल्यू क्या है, तो मैंने सिंपल लिस्ट ऑफ टॉप को रिटर्न करा दिया, अगर एम्प्टी है तो लिखा आ जाए। ठीक है, फंक्शनैलिटीज हो गई। मेन पे गया, मेन पे जाने के बाद वैल्यूज को पुश करवाया मैंने 4th वैल्यू को। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट पे यूज करके पॉप करवा दें। मैंने एक वाइल लूप ले लिया और जब तक ये ट्रू है, एम्प्टी नहीं हो रहा है, यानी उस वक्त तक स्टैक में पीक दिखाते रहो, यानी टॉप की वैल्यूज दिखाते रहो और दिखाते हुए पॉप करते जाओ, यानी वैल्यूज को डिलीट करते जाओ। ठीक है, सिंपल, सेव किया। बिहाफ ऑफ दिस अगर आप देखें जब वैल्यूज यहाँ पर क्या हो रही है, पहले पीक दिखाया उसने 4, यानी 1 2 3 4 तो पुश हो गया, देन 4 टॉप पे, फिर 4 को डिलीट कर दिया, 3 पीक 3 को डिलीट, 2 पीक 2 को डिलीट, 1 पीक 1 को डिलीट एंड दैट्स इट। इस तरह से हमने लिस्ट के जरिए से भी यहाँ पर स्टैक को बनते हुए देखा। अब थर्ड अप्रोच क्या है कि अभी तक जो आपने कोड किया तो उसमें एक एक फंक्शनैलिटीज आपको बताने की जरूरत पड़ रही थी, यानी आप पुश का फंक्शन बना रहे, पॉप का फंक्शन बना रहे, तो क्या हमें C++ कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देता है जिसको कॉल करके हम डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखकर वो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवा लें, जिसके लिए हमें लाइन टू लाइन कोड करना पड़ रहा है? जी हाँ, तो स्टैक एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसे मैंने इंपोर्ट किया और उसके बाद मैंने स्टैक का एक यहाँ पर देखें इंटीजर टाइप लिस्ट बना लिया। मैं इसे स्टैक ऑफ लिस्ट इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये बात समझ में आ जाए कि बिल्कुल वही फंक्शनैलिटी जो लिस्ट के जरिए से हो रही थी, लेकिन हमने पूरी लॉजिक क्रिएट की, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें करके दे रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त ये जो स्टैक वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है ऑफ दिस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्टैक का, तो ये स्टैक रिजर्व्ड हो गया इंटीजर वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब मैंने ये जो स्टैक फंक्शन कॉल किए हैं दैट्स अ वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आप इसे डिलीट करें और स्टैक लिखकर डॉट प्रेस करें तो जो जितने भी फंक्शनैलिटीज ऑफ स्टैक्स हैं वो यहाँ पर कॉल होंगे। तो मैं पुश कर सकता हूँ, पॉप कर सकता हूँ, साइज स्वैप, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया कोड पे, हमने कहा कि इन 4 वैल्यू को पुश करो और फिर वाइल लूप से देखो कि जब तक ये एम्प्टी नहीं हो रही है उन तमाम की टॉप की वैल्यूज को डिस्प्ले करो और साथ साथ उन्हें पॉप भी करते जाओ। तो वो काम जो भी हमने लिस्ट एक एक लाइन लिखकर किया है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से इतनी ईजीएस्ट वे से हो गया। तो इससे फायदा ये होगा कि इन फ्यूचर अगर हम इंटरव्यू दे रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं तो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की लॉजिक के जरिए से हम उन कॉम्प्लेक्स काम को शॉर्ट करके सिंपलेस्ट वे पे फ्यू लाइन ऑफ कोड पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। I'm going to run it now. On behalf of this, you can display all the values as like the previous one. ठीक है, टॉप और उसके बाद पॉप वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। गुड। नेक्स्ट वन इज द बाय यूजिंग द अप्रोच ऑफ द लिंक लिस्ट हम स्टैक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मजीद बेहतर उसी वक्त समझ में आएगी जब आपने लिंक लिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हो, जो हम अपने प्लेलिस्ट के मुताबिक करते हुए एक एक वीडियो सेपरेट सेशन पे कवर हुई नहीं है, कोड शेयर है, पीपीटी शेयर है,
ठीक है, तो अगर आप लाइन टू लाइन चल रहे होंगे इस तमाम चीज़ें समझना आसान रहेगा। हमने सबसे पहले क्या किया कि स्टैक डीएस के नाम से क्लास बनाई, क्लास आप किसी भी नाम से बना लें, प्राइवेट मेंबर्स बनाया आप चाहे पब्लिक कर लें। एक स्ट्रक्चर बनाया नोड का, और नोड में हम जानते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा है और नेक्स्ट का रेफरेंस होता है, तो मैंने नेक्स्ट का रेफरेंस जो कि नोड टाइप होता है वो ले लिया। उसके बाद मैंने इसी स्टैक नोड के अंदर नोड टाइप का वेरिएबल पास किया हुआ है, ठीक है, हम इसे नोड टाइप का कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डेटा और नेक्स्ट को नल पॉइंटर पास कर दिया, यानी डेटा के बराबर होगा, लेकिन जो नेक्स्ट होगा वो इनिशियली नल होगा। क्यों? क्योंकि जब पहला नोड बनता है तो उसका रेफरेंस नल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस की थी, अभी हम स्टैक पर फोकस कर रहे हैं। फिर मैंने एक क्लास बनाई स्टैक, पहले हमने स्टैक डीएस बनाया था, अब मैंने स्टैक बनाया, इसके प्राइवेट मेंबर पे नोड ले लिया हमने, हेड यानी हेड वेरिएबल नोड टाइप कर लिया, और पब्लिक के अंदर हमने स्टैक की वैल्यू हेड को नल पास कर दी। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है जो हमारे स्टैक का है। तो मैंने कहा एक पुश फंक्शन है जो इंटीजर डेटा लेगा और ये एक न्यू नोड क्रिएट करेगा उसी डेटा का, और ये चेक करेगा कि हेड की वैल्यू नल तो नहीं। अगर नल है तो न्यू नोड की वैल्यूज हेड में सेव करके रिटर्न हो जाए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहला नोड आपने बनाया और पहले नोड के अंदर हेड पास कर दिया। अगर ऐसा नहीं तो आप क्या करो कि न्यू नोड के नेक्स्ट पे जाओ, यानी इसका मतलब है कि एक नोड के बाद जो दूसरा नोड तुमने अभी बनाया है उसकी वैल्यूज के अंदर हेड की वैल्यू पेस्ट कर दो, यानी सेव कर दो। पहला नोड बना हुआ था, फिर आपने सेकंड नोड बनाया, तो सेकंड नोड को क्या करना है, उसके रेफरेंस को हेड में डालना है, क्योंकि जो लास्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। तो अब न्यू नोड की वैल्यू क्या हुई, हेड। तो सिंपली यही लॉजिक मल्टीपल नंबर ऑफ दी हेड पे चलता रहेगा। अब हमें पॉप पे काम करना है, तो पॉप के लिए हमने सिंपली बताया कि इज एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो -1, वगरना क्या करो, एक वेरिएबल लो टॉप के नाम से, हेड की वैल्यू सेव करो, और इंटीजर डेटा के अंदर पॉप के अंदर जो डेटा मौजूद है, यानी हेड के अंदर जो डेटा है उसे डेटा में सेव कर दो। जब आप ये कर लो तो हेड के नेक्स्ट पे जाकर उस टॉप को डिलीट कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जहां पर हेड मौजूद है, ठीक है, उस हेड को प्रीवियस वाले में सेव करो, और जहां पे पहले हेड मौजूद था यानी लास्ट नोड में उसे डिलीट कर दो। तो यही वजह है कि मैंने डिलीट टॉप को किया। हम हेड को इसलिए डिलीट नहीं करते कि हम टेम्परेरी वेरिएबल लेकर चलते हैं ताकि हेड परमानेंट रहे, हम उसे सिर्फ चेंज करते हैं, यानी एक जगह है तो उसके नेक्स्ट पे चले जाए, उसके प्रीवियस पे चले जाए, ठीक, जिस तरह हम टेम्प लेके चलते थे लिंक लिस्ट में टेम्परेरी डाइवर्सिटी के लिए। अब मुझे पीक देखना है, पिक के लिए सिंपल है, हेड के जो भी नेक्स्ट पे डेटा है उसे रिटर्न करवा के बता दो, जो हेड का डेटा होगा एक्चुअली वही उसका पीक है, यानी वही आखिरी वैल्यू। डिस्ट्रक्टर पास करके तमाम वैल्यूज को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करके डिलीट करा दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज इनिशियलाइज की होती है, डिस्ट्रक्टर जो वेरिएबल एलोकेट होता है उसे रिमूव करने के लिए या खत्म करने के लिए होती है। मेन पर आके स्टैक का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके 4 वैल्यूज पुश करा दी, लूप के जरिए से हमने स्टैक के पीक देखे और उसे पॉप करवा दिया, ठीक। एंड द लास्ट वन, मेन मेथड के अंदर मैंने स्टैक के ऑब्जेक्ट को कॉल करके वैल्यूज रिटर्न करवाई। दैट्स अ वेरी सिंपल, जो मेन के अंदर हम नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं कॉल करने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम रन किया, जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया 4 3 2 1 वैल्यूज डिस्प्ले हो गई यहाँ पर, ठीक है। स्टैक 3 पे हम कोड पे मौजूद है, तो 1 2 3 वैल्यूज 4 तक मैंने पुश कराई थी, और उनको जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ पीक पर, तो पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है एंड 1, ठीक है। पॉप वैल्यूज को मैं डिस्प्ले नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और इस तरह से चौथे कोड के अंदर हमने स्टैक को ही लिंक लिस्ट के जरिए से इम्प्लीमेंट कर लिया। तो हमें लॉजिकली पता होना चाहिए कि स्टैक को लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और इन फ्यूचर अगर कोई फंक्शनैलिटीज कोड के सेंटेक्स पे या लॉजिक के सेंटेक्स पे पूछी जाती है तो हमें बेसिक लॉजिक का पता हो। अब कुछ 2 प्रॉब्लम्स हैं कि वो पहली प्रॉब्लम्स में से एक ये है कि मैं स्टैक के बॉटम पे वैल्यूज को कैसे पुश करवा सकता हूँ। देखिए अभी हमने लॉजिकली ये देखा था कि जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था इस स्लाइड पे, आई एम गोइंग टू चेंज द कलर नाउ हियर, कि जब आप डेटा को स्टैक में पुश करते हो तो वो बॉटम से शुरू होता है, यानी 0 वैल्यू, फिर 1 वैल्यू और फिर 2, इस तरह से वैल्यूज सेव होती जाती है। अगर मुझे अब एक वैल्यूज 3 सेव करवानी है तो वो यहाँ पर आएगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि वैल्यूज इस जगह पर आए, यानी 0। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक टेम्परेरी स्टैक बनाऊँ और इस स्टैक में इसकी पॉप की वैल्यूज लाऊं तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस टेम्परेरी स्टैक के अंदर 3 इंसर्ट करवाता हूँ, यानी पुश करवाता हूँ। अब इन पे जितनी वैल्यूज है उसको इसमें लेकर आता हूँ। तो 3 के बाद आ गया 2, 2 के बाद आ गया, ठीक है, 1, और 1 के बाद आ गया 0। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि हमें तो उसी पैटर्न से वैल्यूज चाहिए थी जिस पैटर्न से यहाँ पर मौजूद थी। तो अब थोड़ी देर के लिए जो मैंने 3 इंसर्ट करवाया था, अगर मैं उसे यहाँ से हटा दूं तो वैल्यूज हो जाएगी 2 1 0, ठीक है। 3 को हम इग्नोर कर दें, और अब मैं दोबारा अगर एक और टेम्परेरी स्टैक लूं और इसमें पहले इंसर्ट करा दूं 3 और इन तमाम वैल्यूज को पॉप करूं, तो अब क्या हो जाएगा 3 0
1 एंड 2 एंड हियर इट इज योर सोल्यूशन। हम यही चाह रहे थे। तो हमने पहले स्टैक से दूसरे स्टैक में ट्रांसफर किया डेटा को, और फिर तीसरे स्टैक में पहले अपनी वो वैल्यूज इंसर्ट करवा दी, और फिर दूसरे वाले स्टैक के अंदर जो वैल्यूज मौजूद थी उसे हमने यहाँ पर पुश करवाकर वो रिक्वायर्ड आउटपुट हासिल कर लिया जो हमारी नीड थी। तो इसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं हम stack4.c++ की फाइल पर। हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया टॉप पर पुश एट बॉटम के नाम से। ये एक पैरामीटर ले रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये ले रहा है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक स्टैक। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें वो फंक्शन दोबारा बनाने नहीं होंगे जो हमने बिल्कुल बेसिक में लिखा था। ये एक एस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसका रेफरेंस इस्तेमाल करेगा, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्टैक को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर द वेरिएबल एस। ये एक पैरामीटर होगा बॉटम का, और उसके बाद वो डेटा होगा जिसे आप बॉटम पर पुश करवाना चाह रहे हैं या ऐड करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले चेक किया गया कि क्या हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो एस को पुश कर दो बाय यूजिंग अ डिलीट और रिटर्न, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन ये है कि एक टेम्प्ट वेरिएबल बनाया मैंने जिसपे एस डॉट टॉप लिया, यानी इसका मतलब ये हुआ स्टैक की टॉप को मैंने एक टेम्प्ट वेरिएबल में सेव करवाया, और फिर एस में से वैल्यू को क्या करवा दी, पॉप करवा। जब वैल्यूज पॉप हो गई तो पुश एट बॉटम को हमने एस और डेटा के साथ यहाँ पर यूज किया, और एस डॉट पुश के जरिए से वो टेम्प्ट डेटा बॉटम पर जाकर पुश हो जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर हम रिकर्जन को इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं, और हमने इनिशियली देखा था कि स्टैक रिकर्जन को इस्तेमाल करता है, यानी रिकर्सिव फंक्शन को डेटा को इंप्लीमेंट करने के लिए, पुश करने के लिए, पॉप करने के लिए। और हमने यहाँ पे ऐसे ही किया, क्योंकि अगर मैं रिकर्सिव वे पे ये काम करूंगा तभी तो मैं अपने डेटा को बॉटम पे ले जा सकूंगा, ठीक है। तो रिकर्सिवली क्या हो रहा है, हर दफा वो एक ही कोड को चेक कर रहा है, ठीक है, टेम्प्ट के साथ कि एस के टॉप पे क्या है, और उसके बाद वो पुश एट बॉटम के जरिए से एस डेटा लेता है, यानी एस जो भी आपका स्टैक है और उसमें डेटा जो आपने दिया है, और उस एस डेटा को टेम्प्ट के जरिए से क्या करता है, पुश करता है। और टेम्प्ट में क्या मौजूद है, एस यानी स्टैक का जो भी डेटा है टॉप पे वो टेम्प्ट में मौजूद है, तो उसी को उसको पुश करता जा रहा है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है। इस कंटिन्यूसली चलने की वजह से यही फ्लो होगा कि स्टैक के अंदर वो वैल्यूज जा रही है, पॉप हो रही है, पुश हो रही है, पॉप हो रही है, और इस तरह से वो डेटा आपके बॉटम पे चला जाएगा। हम मेन पे जाते हैं। हमने मेन पे जाके स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, 3 वैल्यूज हमने पुश कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त टॉप से अगर मैं स्टैक को देखूं तो 3 2 1 है और बॉटम पे 1 है, और मुझे बॉटम पे क्या लेके जाना है, 4। तो मैंने कॉल किया फंक्शन स्टैक ऑफ 4 पास किया, वैल्यूज को प्रिंट करवाई, ठीक है, सबकी टॉप को मैंने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। रन करते हैं एंड हियर इट इज। तो मैं कह सकता हूँ टॉप पे 3 2 1 वैसे ही है, लेकिन अब देखो बॉटम पे क्या चुका है, 4। हालांकि नॉर्मल स्टैक में होता यूं कि 3 से ऊपर 4 होता है, और इस तरह हम सक्सेसफुली बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कामयाब हो चुके हैं कि अपने डेटा को बॉटम पर पुश कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेशन इज रिवर्स द स्ट्रिंग, ठीक है। रिवर्स द स्ट्रिंग की लॉजिक अभी हमने देख ली वैसे यहाँ पर भी, कि जब मैं बॉटम पे लेकर आ रहा था तो एक्चुअली ये डेटा रिवर्स ही तो हो रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से हमें डेटा को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए सेम लॉजिक जो अभी हमने पुश एट बॉटम पे देखी, देखो एग्जैक्ट वही कोड मैंने यहाँ पर यूज किए, ठीक है। यही कोड यूज करने की वजह यह है कि ये बता रहा है कि पुश टू फंक्शन एन एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक, इससे बॉटम पे वो वैल्यूज पुश हो रही। तो जब ये बॉटम पर हो रही है तो इसके जरिए से हम अपने डेटा को रिवर्स ऑर्डर में डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उसके बाद नेक्स्ट रिवर्स के नाम से ये एक स्टैक ऑफ एस को ही इस्तेमाल करेगा जो इसका भी पैरामीटर है। चेक किया एम्प्टी है तो रिटर्न हो जाओ, वरना क्या करो, एस डॉट टॉप को यूज करो, पॉप करो, और फिर क्या कर लो, रिवर्स कर लो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह मैं बॉटम पर पुश करवा रहा था, अब मैं रिवर्स को ही रिकर्सिव वे पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे फायदा ये हो रहा है कि जो भी आपके इस वक्त लास्ट वैल्यू पॉप हो रही है, वो पॉप वैल्यूज जो रिमेनिंग है इसमें वो रिवर्स हो जा रही है। और हम जानते हैं कि रिकर्जन के अंदर होता है यूं ही कि पेरेंट पार्ट जो होता है, यानी आउटर पार्ट वेट करता है इनर पार्ट की कंप्लीट होने की। तो इनर पार्ट कंटिन्यूसली चल रही है, जैसी कंटिन्यूसली एंड होती है वो वैल्यूज को पुश करता है एस के टॉप के रिस्पेक्ट से, और आपकी जो स्ट्रिंग होती है जो इनिशियली असेंडिंग ऑर्डर में थी वो रिवर्स होकर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन सिंटैक्स ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग, मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। मेन पे जाकर हमने स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यूज पुश की, रिवर्स कॉल किया, और उसके बाद वैल्यू को डिस्प्ले करा के पॉप कर दिया। रन करते हैं कोड को। तो इस तरह से हमने देखें 1 2 3 को डिस्प्ले करा लिया। हालांकि स्टैक में वैल्यू थी टॉप से 3 2 1, यहाँ प्रिंट होना चाहिए था 3 2 1, लेकिन अब वैल्यूज प्रिंट हो रही है 1 2 3। क्यों? क्योंकि हमने रिकर्सिव बेस से उसे वैल्यूज को रिवर्स करवा दिया। तो सेशन जरूर लॉन्ग हुआ, लेकिन हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी स्टैक्स को बनाने से लेकर इम्प्लीमेंट करने तक, कि वो बनेगी किस तरह से, उसकी इंटरनल वर्किंग किस तरह से होगी, एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर हम
इनफिक्स प्रीफिक्स टावर ऑफ एनॉय, ये सारी चीज़ें भी देख रहे होंगे, जिससे स्टैक का कॉन्सेप्ट हमें मज़ीद क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसी तरह से जुड़े रहें। वीडियो चलेगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट